हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 और नाम है चैप्टर का वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर। इस सीरीज को हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आज का लेक्चर हमारा जीएसटी बुक का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके बाद कोई अगला चैप्टर नहीं आएगा सीरीज में, क्योंकि ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ये सीरीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 में जो बच्चे हैं जिनके पास बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट होगा जीएसटी एंड कस्टम लॉ करके, तो उनके लिए सीरीज स्पेशली बनाई जा रही है। इसके सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, एक एक करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो वहां से आप देख लेना। और अगर किसी भी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर नोट्स बाय करने हैं। जो भी मिनिमम प्राइस होगा 150 के अराउंड है, वैसे वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो, ठीक है। और जिनको अगर नहीं लेना, जो वीडियो से करना चाहते हैं, तो भाई वीडियो बना रखी है, आप लोग देखिए, एंजॉय करो और बनाओ नोट्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट चैप्टर। इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है जीएसटी का। चैप्टर नंबर 17 है वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। तो इससे शुरू करने से पहले बता दूं कि भाई हेयर बैंड लगाया हुआ है क्योंकि बाल थोड़े से खराब हो रखे हैं, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। सुनो, वैल्यूएशन अंडर कस्टम क्या है। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे करेंसी कन्वर्जेशन क्या होता है। करेंसी कन्वर्जेशन, अगर आप अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करना चाहते हो या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करना चाहते हो, इस एक्सचेंज को हम बोलते हैं करेंसी कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? करेंसी कन्वर्जन। कह रहा है कि दिस कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन। कह रहा है कोई भी इंडियन करेंसी यानी कि रुपीस को अगर आप कन्वर्ट कराना चाहते हो डॉलर में, इसमें फॉरेन करेंसी में, ये रहा फॉरेन करेंसी, ठीक है। और या फिर लिखा है कि जो फॉरेन करेंसी है इसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हो इंडियन करेंसी में, यानी कि आप इस तरीके से भी करवा सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी चॉइस, ठीक है। तो कह रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। ये क्या होता है? बेसिकली एक रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पर डिटरमाइन किया जाता है बोर्ड के द्वारा। ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? बोर्ड के द्वारा। बोर्ड जो होती है ना, वो क्या करती है बेसिकली, मान लो 1 रुपीस की वैल्यू अभी इंडियन करेंसी की और फॉरेन करेंसी में क्या चल रही है आज करंट के टाइम पर 86 पॉइंट समथिंग है, 86 पॉइंट समथिंग है। अभी आप गूगल पे सर्च करना कि 1 रुपीस के 1 डॉलर में कितने पैसे मिल रहे हैं, 1 रुपीस इन डॉलर कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप सर्च करना कि 1 डॉलर जो है वो कितने रुपए का है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, तो 86 पॉइंट समथिंग रुपीस अगर आप दोगे तब आपको जाकर मिलेगा क्या? 1 डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, देखो, डिटरमाइन बाय द बोर्ड। बोर्ड ने ना एक लिमिट तय कर दी है। बोर्ड ने क्या करा है? एक लिमिट तय कर दी है कि आपको 86 रुपीस देने पड़ेंगे अगर आपको 1 डॉलर चाहिए। तो बोर्ड ने क्या करा? एक लिमिट तय कर दी है। अगर आपको मान लो इंडिया के 10 रुपए चाहिए तो आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, या आपको 100 रुपए चाहिए, करेंसी कन्वर्ट करानी है, 100 रुपए को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना है, तो आपको कितने डॉलर उसके मिलेंगे। तो वो सारा क्या है, एक रेट जो है एक डिसाइड कर दिया गया बोर्ड के द्वारा। थोड़ा सा आवाज कम करियो, वीडियो वगैरह बना रहा हूं मैं। हाँ, तो आगे लिखा है उसके बाद, और सर्टेन इन सच मैनर एज द बोर्ड में डायरेक्ट रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। कह रहा है सीबीआईसी ने क्या करा है, एक रेट डिसाइड कर दिया है कि आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है, यानी कि आपको करेंसी कन्वर्ट करानी है। अगर आप यूएसए की करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको 86 मिलेंगे, ठीक है, 86 रुपए मिलेगा। 86 रुपए आपको देने पड़ेंगे तब आपको जाके 1 डॉलर मिलेगा। और अगर आप मान लो कोई दूसरी अदर कंट्री से, जैसे चाइना वगैरह की जो मनी है उससे आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हो, तो उसका भी रेट अलग से एक डिसाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हो अपने पैसों को, तो उसके लिए भी एक रेट डिसाइड कर दिया कि इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे तब जाके आपको चाइना की करेंसी इतनी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसने ये सारी चीजें रेट नोटिफाइड करा है, कह रहा है रेट नोटिफाइड किसके द्वारा हुआ है? सीबीआईसी। ये आएगा एग्जाम में, अगर पूछ लेगा तो आपको याद रहना चाहिए कि सीबीआईसी एक बोर्ड है जिसने ये रेट डिसाइड करे हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट आता है करेंसी कन्वर्जेशन डेट क्या होती है। करेंसी कन्वर्जेशन डेट, कौन सी डेट पर करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केसेस में पूछ रहा है। यानी कि अगर मान लो आपको कोई गुड्स है वो इंपोर्ट कराना है यहाँ से फॉरेन में, ठीक है, या फिर कोई गुड्स है आपको एक्सपोर्ट करवाना है यहाँ से फॉरेन में, तब कौन सी डेट, वो कौन सी दिन तारीख निकलेगा, मुहूर्त निकलेगा जहां पर आपका करेंसी जो है एक्सचेंज होगा। या वो इंडिया से निकलेगा उस टाइम पर होगा, या वो जब फॉरेन पहुंच जाएगा, जो आपका वेसल है, जो आपका एयरक्राफ्ट है, जैसे ही वो पहुंच जाएगा फॉरेन उस दिन होगा वो। तो वो डेट जो है वो कब होगी वो हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करोगे यानी कि गुड्स को आप विदेशों से इंडिया में जब लाओगे तब उस जगह पर कौन सी डेट पर लगेगा, यहाँ पर करेंसी कन्वर्जेशन डेट क्या होगी। कह रहा द रेट ऑफ एक्सचेंज, ये एक रेट ऑफ एक्सचेंज है जो कि प्री रिलेवेंट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, यानी कि बीई बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46। कह रहा है अंडर सेक्शन 46 के लिखा है कि जो डेट होगी ना बिल ऑफ एंट्री की, जब हम फाइल करेंगे कोई भी चीज तो बिल ऑफ एंट्री में उसको चढ़ाएंगे, तो बिल ऑफ एंट्री की जो डेट होगी उस डेट को हम प्री रिलेवेंट डेट को मानेंगे, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 46 के दिया हुआ है। कह रहा द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, कह रहा है कि जो एक्सचेंज रेट होगा, अगर इंपोर्ट का केस है तो कौन सा केस होगा, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। अगर इंपोर्ट का केस है यानी कि आप माल को मंगा रहे हो तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री बनाओगे उस दिन का जो डे होगा, उस दिन की जो डेट होगी, उस दिन आपका करेंसी कन्वर्जेशन हो जाएगा इंपोर्ट के केस में। अगर एक्सपोर्ट का केस है, अब एक्सपोर्ट के केस में लिखा है द एक्सचेंज रेट जो होगा एक्सपोर्ट के केस में वो होगा डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, जिस दिन आप शिपिंग करोगे, शिपिंग बिल जो होगा उसकी जो डे होगी, उसकी जो डेट होगी, उस दिन आपका करेंसी कन्वर्जेशन होगा। अगर उस दिन नहीं होता बाई चांस तो दूसरा भी कर सकते हो। कह रहा है और बिल ऑफ एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 15, कह रहा है जब बिल ऑफ एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट बिल जब होगा उस बिल पर आपकी करेंसी कन्वर्जेशन डेट को मिल जाएगा आपको उस दिन का दिन, ठीक है। ये अंडर सेक्शन 50 में लिखा है। कह रहा है इन टेकिंग इनटू एक्सपोर्ट गुड्स, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दो केसेस बनते हैं ये वाले। पहला जिसमें लिखा है कि फाइलिंग शिपिंग जब आप होगी, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग, जब आपकी फाइलिंग शिपिंग होगी तब उस दिन आप कर सकते हो, वो वाला डे ले सकते हो। दूसरा करेंसी कन्वर्जेशन के लिए आप दूसरा दिन ले सकते हो जिस दिन आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट आएगा बनेगा, ठीक है, उस दिन को भी आप करेंसी कन्वर्जेशन के तौर पर डे को ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी। अब कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज होने वाला है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज होगा, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह कोई वेसल जा रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कौन सा रेट वहां पर डिटरमाइन होगा वो कैसे पता चलेगा। तो उसके भी कुछ केसेस बनते हैं, उसके 3 केसेस बताऊंगा। जब आपका कोई नॉर्मल व्हीकल जाएगा उस केस में क्या होगा, जब आपका कोई बड़ा वेसल जाएगा यानी कि कोई बड़ा ट्रक या फिर कोई बड़ा सा जा रहा है गोदाम वगैरह पूरा लेके, उस केस में क्या होगा। और जब आप अपने माल को शिप कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन में, इसके द्वारा एयरक्राफ्ट के द्वारा, तब आपको कौन सा डिटरमाइन रेट लगाना पड़ेगा तब बताऊंगा। तीनों का रेट बताऊंगा कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको ना सेक्शन नंबर 15 में रखा गया है कस्टम एक्ट 1962 के अंदर। कह रहा है कि इंपोर्ट बाय व्हीकल, अगर आपने व्हीकल के द्वारा इंपोर्ट करा है, आपने अगर व्हीकल के द्वारा, ठीक है, व्हीकल के द्वारा इंपोर्ट करा है यानी कि माल को मंगवाया है, तो उसकी रिलेवेंट डेट कौन सी होगी, वो डेट होगी, कह रहा है डेट ऑफ फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी वो वाली डेट तो हो जाएगी। कह रहा है और डेट ऑफ अराइवल ऑफ व्हीकल, जिस दिन अराइवल यानी पहुंचेगा ना व्हीकल, जिस दिन आपके घर पहुंचेगा, आपकी होम कंट्री में पहुंचेगा कंजप्शन के लिए, वो वाली जो डेट होगी, वो जो दिन होगा, तारीख होगी, उसको हम बोलेंगे कि ये तारीख है डिटरमाइन ऑफ रेट की, ठीक है। इस दिन ड्यूटी और रेट इस पर चार्ज होगा। कह रहा है विच एवर इज लेटर, अब देखो मैंने 2 डेटें बताई हैं। पहली डेट है डेट ऑफ फाइलिंग द बिल एंट्री, आप जिस दिन बिल एंट्री फाइलिंग करोगे वो वाली डेट, या दूसरी मैंने बताई है कि डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन आपका व्हीकल अराइव करेगा, पहुंचेगा आपके देश में, आपकी कंट्री में, होम कंजप्शन के लिए, वो वाली डेट। इन दोनों डेट में से जो डेट बाद में आएगी ना, लेटर, विच एवर इज लेटर, जो डेट बाद में आएगी हम उस डेट को बोलेंगे ये डिटरमाइनिंग रेट ऑफ डेट है, ठीक है, समझ आ गया। ये कब होगा, नॉर्मल व्हीकल के केस में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है कि इंपोर्ट बाय वेसल एट कस्टम पोर्ट। आप कस्टम पोर्ट से अगर कोई वेसल को इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आपका कोई पोर्ट है, कस्टम पोर्ट है, वहां पर आपका कोई वेसल आया है, शिप हुआ है फॉरेन से इंडिया में। अब कोई वेसल आएगा, उस केस में आपके लिखिए फाइलिंग डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, या तो फाइलिंग डेट आपकी बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, या फिर और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड टू वेसल, जिस दिन वेसल एंटर करेगा आपकी होम कंट्री में उस दिन की डेट को हम यहाँ पे डेट ऑफ डिटरमाइनिंग डेट बोलेंगे। अब इन दोनों में से किसको बोलेंगे, एग्जैक्ट बताओ भैया। तो इन दोनों में से ना जो डेट बाद में आएगी, विच एवर इज अर्लियर, सॉरी विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, जो भी डेट दोनों में से बाद में आएगी ना, मतलब कि जो भी आपकी बिल ऑफ एंट्री डेट है फाइलिंग की वो डेट, और जब आपका विसल आया है, एंटर करा है विसल ने आपके कस्टम पोर्ट पर वो डेट, उन दोनों में से जो भी दिन बाद में आएगा उस दिन को हम फाइल करेंगे क्या, अपना इंपोर्ट बाय वेसल का कस्टम ड्यूटी डिटरमाइंड रेट। ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा गुड्स इंपोर्ट बाय एयरक्राफ्ट एट कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट। कह रहा है कि अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो बाय एयरक्राफ्ट, किसके द्वारा, एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन के द्वारा अगर कोई भी गुड्स वगैरह इंपोर्ट करते हो अपनी कस्टम एयरपोर्ट पे, तो डिटरमाइन डेट क्या लगेगा। तो इसमें मैंने लिखा है डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, सेम है भाई, सेम है, जो यहाँ वेसल में आया था, जो व्हीकल में आया था, यही सेम लगेगा। कह रहा है डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री को फाइल करोगे वो वाली डेट, और ये सेक्शन नंबर 46 की आती है। और दूसरा डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, जिस दिन आपका एयरक्राफ्ट अराइव होगा उस दिन कस्टम पोर्ट वाली डेट, या तो बिल ऑफ एंट्री की डेट ले लो, या तो कस्टम एयरपोर्ट जब अराइवल होगा कस्टम पोर्ट पे वो वाली डेट। उन दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी, सॉरी लेटर होगी, मतलब बाद में जो आएगी, लेटर यानी कि बाद में, जो डेट बाद में आएगी ना उस डेट पर आपको डिटरमाइन रेट चार्ज करना है, कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी है। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलिए आई थिंक मेरे को लगता है आपको सब समझ आया होगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, अगर हम बात करें अब एक्सपोर्ट गुड्स के केस में कौन सी डेट डिटरमाइन होगी। अभी हमने पढ़ा इंपोर्ट का केस, यानी कि कौन सी डेट डिटरमाइन होगी रेट ऑफ ड्यूटी के लिए अगर हम इंपोर्ट करते हैं, किसी चीज को मंगवाते हैं। अब हम यही केस पढ़ेंगे एक्सपोर्ट गुड्स में। अगर कोई गुड्स इंडिया से फॉरेन भेज रहे हैं तो वहां रेट ऑफ डेट क्या होगी। तो उसके लिए ना हमने कोई अराइवल डेट नहीं चुनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट का केस है। तो कह रहा है ये सेक्शन नंबर 16 में आएगा। पहली चीज सेक्शन नंबर 16 में कह रहा है कि जब कोई गुड्स एंटर करेगा एक्सपोर्ट के लिए अंडर सेक्शन 50 में, जब कोई भी गुड्स एंटर करेगा एक्सपोर्ट के लिए, यानी उस गुड्स को आगे जाना है, एक्सपोर्ट करने वाला है, कह रहा है उसकी जो रेलेवेंट डेट होगी ना वो कैसे पता चलेगी, ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर permitting export and loading cargo on board under section 57। कहता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर होगा ये पूरा परमिट देगा जब कोई चीज एक्सपोर्ट होने वाली होगी, जब कार्गो में लोड वगैरह होगी, एक्सपोर्ट के लिए तैयार होगी, तो उस जगह प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो नोटिफाई करेगा कि हाँ ये वाली जो डेट है ना, इस डेट पर आपको अपना डिटरमाइंड रेट यानी कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी है। तो एक्सपोर्ट के केस में कौन डिसाइड करता है, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो परमिटिंग देता है एक्सपोर्ट के टाइम पर कि कोई भी लोडिंग होगी कार्गो में तब उस जगह पर, तो इस जगह यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी है। तो एक्सपोर्ट के केस में कौन देगा, प्रॉपर ऑफिसर देगा। ठीक है, वो बताएगा कि कब कस्टम ड्यूटी चार्ज होनी है। और नॉर्मल इंपोर्ट के केस में या तो बिल ऑफ एंट्री की डेट, या तो जब वेसल अराइव हो जाएगा आपके पोर्ट वगैरह पर तब जगह पे, उस जगह में से दोनों में से जो भी बाद की डेट होगी, विच एवर इज अर्ली, सॉरी लेटर, मेरे को बार बार अर्लियर याद आता है, सॉरी भाई। तो विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगी ना डेट, उसको हम मानेंगे कि ये वाली डेट कस्टम ड्यूटी की डेट होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। अब हम गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। अगर गुड्स का आप वैल्यूएशन करते हो ना तो इसकी दो वैल्यू आती है सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग। एक होती है टीवी यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू, और एक होती है टैरिफ वैल्यू। दोनों में डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिमिलर सा डिफरेंस है। छोटे वे में बताऊं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है जब किसी भी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर जो वैल्यू चार्ज होती है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। और कोई भी गुड्स अगर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है ऑफिशियल गजट में, तब वहां पर जो टैरिफ लगेगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उनके परमिशन पर, वो गवर्नमेंट जो लागू करती है उसको हम टैरिफ वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, कह रहा है इज द प्राइस एक्चुअली पेड, वो प्राइस जो एक्चुअल में पे कर दिया गया है, या फिर वो पेबल है कि कोई प्राइस है जो पे करना है अभी। ठीक है, वो दोनों प्राइस जो पेड हो या पेबल हो
फॉर द गुड्स, किसी भी गुड्स का, व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट, जब हम उसको एक्सपोर्ट करने भेज रहे हैं, यानी कि इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहा है इंपोर्ट भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। कह रहा है कि अगर कोई भी गुड्स है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है या इंडिया से इंडिया में आ रहा है, तो उन दोनों केसेस में इंपोर्ट होगा जो एक्सपोर्ट होगा, उसका जो एट द टाइम ऑफ प्लेस है, किस टाइम पर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है और किस टाइम पर उसको इंपोर्ट आ रहा है, मतलब किस टाइम पर वो आ रहा है, अराइव हो रहा है, तो या तो वो अराइव वाला टाइम और या तो जिस दिन भेज रहे हैं उस दिन वाला डेट, उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलेंगे। कह रहा है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कोई ऐसा प्लेस, ऐसा टाइम, जिस टाइम पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, उस टाइम को हम एक्सपोर्टेशन बोलेंगे, यानी कि उस पर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू चार्ज करेंगे एक्सपोर्ट के टाइम। इंपोर्ट के टाइम वो वाला टाइम जिस दिन वो इंपोर्ट हो रहा है, जिस दिन वो आएगा इंडिया में लैंड करेगा, उस दिन हम उसको इंपोर्टेशन बोल देंगे। ठीक है, बात करते हैं टैरिफ वैल्यू क्या है। कह रहा है टैरिफ वैल्यू सेक्शन 14 और सब सेक्शन 2 में आती है। कह रहा है बोर्ड ने सेटिस्फाई, अगर देखो काफी बार क्या होता है, हम कोई भी माल गुड्स वगैरह बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ये देखती है क्या ये नेसेसरी है। अगर नेसेसरी गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है, इसके बिना नहीं जिया जाएगा, तो वो बोलती है कि इस पर टैरिफ वैल्यू चार्ज करो, अगर नहीं है तो इस पर टैरिफ वैल्यू छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड डिसाइड करता है, कौन, गवर्नमेंट। कह रहा है बोर्ड अगर सेटिस्फाई होता है कि ये जो गुड्स है इसको लाना ले जाना नेसेसरी है, ठीक है, तब उस पर वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन निकालेगा, ऑफिशियल गजट बनाता है, उसमें उसने एक लिस्ट बना दी है कि इन गजट के अकॉर्डिंग जो भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी उस पर आपको टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि फिक्स टैरिफ वैल्यू होती है। टैरिफ की वैल्यू क्या है, फिक्स है, एक रेट डिसाइड कर दिया है कि अगर आप इतना बड़ा बॉक्स लेके जाओगे तो इतने % का टैरिफ, अगर आप इतना बड़ा बॉक्स लेके जाओगे तो ज्यादा टैरिफ, अगर आप पूरा भर एरोप्लेन लेके जा रहे हो तो ज्यादा टैरिफ। ठीक है, टैरिफ की एक वैल्यू नॉर्मल से डिसाइड कर रखी है। कह रहा है वो डिपेंड करता है आपकी क्लास कैसी है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तब कैसा है और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गुड्स कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग टैरिफ जो है वो वैल्यू चार्ज करता है। ठीक है, गुड्स चार्ज होते हैं वैल्यू। अगला पॉइंट लिखा है मैंने, एक नीचे फॉर्मूला डाला है। कह रहा है वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, अगर आपको इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू निकालनी है ना तो कैसे निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला है इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू निकालने का, ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू, और इसमें ऐड कर दो एडजस्टमेंट एज पर रूल नंबर 10। अब आप रूल नंबर 10 पढ़ोगे, रूल नंबर 10 क्या है, तो अभी मैं जब आपको मिटा के लिखवाऊंगा तब रूल नंबर 10 बताऊंगा। रूल नंबर 10 में कुछ चीजें ऐड होती है, जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीके के जो टैक्स वगैरह है वो ऐड होते हैं इसमें, तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर वो एडजस्टमेंट की जो रूल नंबर 10 में लिखी होगी ना डिटेल्स, वो ऐड कर देनी है। उसके बाद इस एडजस्टमेंट वाले को इस ट्रांजैक्शन वैल्यू से ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स निकलेगी। क्योंकि मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, कोई देश है, इंडिया के अंदर कोई स्टेट है, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे फॉरेन से दुबई से कुछ माल मंगा रहा है, तो मैंने माल मंगाया, वो 100 रुपए का आया, उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज हुई, एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई, वैट चार्ज हुआ, जीएसटी चार्ज हुआ, टैरिफ चार्ज हुआ वहां से यहाँ तक पोर्ट करने का। ठीक है, जो भी खर्चा लगा, कन्वेंस वगैरह लगा, फेयर लगा, मेरा जितना भी पैसा लगा, मैं जब आपको बताऊंगा कि मेरी एक्चुअल इंपोर्टेड गुड्स की कीमत कितनी है, आप मेरे से पूछोगे, तो मैं वो सब जोड़ के ही ना बताऊंगा कि बिना जोड़े बता दूंगा, तो मैं जोड़ के बताऊंगा ना कि भाई मेरे 5000 रुपए लगे हैं, मेरे को लाने का, वैसे गुड्स की प्राइस 2000 रुपए, 3000 तो लाने का खर्चा है दुबई से यहाँ पे, तो वो सब जोड़ के ही तो बताऊंगा। तो वो वैल्यू होती है एडजस्टमेंट वैल्यू, जो कि रूल नंबर 10 में लिखी है। रूल नंबर 10 अब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको उतार लो। रूल नंबर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे जो भी चीज ऐड होने वाली है इस ट्रांजेक्शन वैल्यू के साथ इंपोर्ट गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, उतारो फटाफट, नोट डाउन करो। शुरू करते हैं अगला टॉपिक अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट एज पर रूल नंबर 10 और रूल नंबर 10 का 2। तो मैंने आपको दोनों रूल बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको बोला था कि ट्रांजैक्शन इंपोर्टेड वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा रूल नंबर 1। तो वो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में जो चीजें हैं ना ऐड करनी पड़ती हैं, वो सारी क्या क्या है जब जाके आपकी ट्रांजैक्शनल इंपोर्ट वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट एज पर रूल नंबर 10 1 की, उसके बाद 2 की बात करेंगे। इसके अंदर जो चीजें ऐड करनी है, सबसे पहले उसकी एक मेन हेडिंग होती है और उसके कुछ सब हेडिंग होती है। तो मेन हेडिंग है सबसे पहली कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी चीजें आपकी गुड्स हैं उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल को पहले बोला जाता था फ्री ऑन बोर्ड, इसको आज भी बोला जाता है फ्री ऑन बोर्ड, बट अब आपकी बुक में इसको चेंज करके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कर दिया है। बट पहले के टाइम पे फ्री ऑन बोर्ड था, और बट कहीं कहीं अभी की बुक में भी फ्री ऑन बोर्ड लिखा हुआ है। तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है FOB, तो यहाँ पे लिख देता हूँ
बी, तो ये नाम होता है फ्री ऑन बोर्ड का मतलब, ठीक है। तो लिखा फ्री ऑन बोर्ड में सबसे पहले ऐड क्या क्या होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर कौन कौन सा कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट रूल नंबर 10 के हिसाब से 1। तो ये रूल 10(1) में मैंने चार स्टेटमेंट्स पे ब्रैकेट सा लगा दिया, ये लाइन लगा दिया कि एक ये और ये 4 चीजें रूल 1 में आती है। पहली चीज है सेलर का कमीशन ऑन ब्रोकरेज या बाइंग कमीशन। ये कब होगा, जब आपका गुड्स इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर यानी फॉरेन कंट्री में बिकेगा, तब उस पर मिलने वाला सेल्स कमीशन या ब्रोकरेज या बाइंग कमीशन जो होगा वो ऐड हो जाएगा। कब, जब ये फॉरेन कंट्री की बात हो रही है। दूसरा कह रहा पैकेजेस कॉस्ट जो होगी वो भी ऐड होगी, पैकेजिंग कॉस्ट की ऐड होगी। भाई सुनो, पैकेजिंग कॉस्टिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है नॉर्मल, जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट पे आपने एक पन्नी चढ़ी हुई देखी होगी, वो पैकेजिंग कॉस्ट ऐड नहीं होगी क्योंकि वो कंपलसरी है। अगर वो पन्नी ना हो पार्ले जी बिस्कुट की तो उस पे से जो बिस्कुट है वो सारे जमीन पे गिर जाएंगे, तो वो तो नेसेसरी है। हाँ, अगर उस पन्नी के ऊपर भी एक और बॉक्स करके पैक कर दिया या एक और अलग से पन्नी पैक कर दी तो वो एडिशनल पैकेजिंग है, उसकी कॉस्ट कह रहा हूं मैं, बात समझ आई। तो पैकेजिंग कॉस्ट कौन सी, एक्सेप्ट ड्यूरेबल और रिटर्नेबल परचेज, जो भी ड्यूरेबल है या कोई रिटर्नेबल परचेज है, यानी कि कोई ऐसी पैकेजिंग कर रखी है, कोई बड़ा सा ऐसा बॉक्स पैकेज कर रखा है कि जब आपको गुड्स भेजा तो वो बॉक्स में था, अब आपने वो बॉक्स जो है वो वापस ले लिया, गुड्स डिलीवर करने के लिए सिर्फ वो बॉक्स आया था, तो वो रिटर्न हो गया, अब परचेज रिटर्न हो गया, किसका, गुड्स के बॉक्स का। तो अगर ऐसी पैकेजिंग थी जो बाद में रिटर्न हो गई तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पैकेजिंग, जिसकी पैकेजिंग कॉस्ट ऐड होगी। कह रहा रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस, जो भी रॉयल्टी है या लाइसेंस फी है तो वो भी इसमें ऐड होगी। उसके बाद लिखा है डिजाइनिंग वर्क। देखो डिजाइनिंग वर्क ना इंडिया के अगर अंदर करा गया है तो ऐड नहीं होगा, अगर इंडिया से बाहर करा गया है तो उस पर लगेगा टैक्स, उसको ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या डेवलपमेंट, कोई भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होगा या डेवलपमेंट होगा जो कि इंडिया से बाहर होगा, फॉरेन में होगा, उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो आपने 10(1) पढ़ लिया, तो अब 10(1) के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन इंपोर्ट वैल्यू क्या होती है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, नीचे लिख के एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपको ट्रांजैक्शनल इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू में कैसे निकलती है, इसमें आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करनी है जो पीछे पढ़ाया था इससे पहले, और उसके साथ साथ आपको रूल 10(1) ऐड करना था। रूल 10(1) में 4 चीजें, अगर इनमें से कोई भी चीज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आप उसको ऐड कर देना, उसके बाद आपका निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका इंपोर्ट गुड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसको बोला जाता है, इन चारों को बोला जाता है एफओबी। अगर ये चारों आप कैलकुलेट कर लेते हो ऐड करके, यानी कि आपने एफओबी निकाल लिया। आपने क्या निकाल लिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल ली, एफओबी यानी कि फ्री ऑन बोर्ड निकाल लिया आपने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि एक्सेसिबल वैल्यू किसे कहते हैं। एक वर्ड लिखा है मैंने, एक्सेसिबल वैल्यू यानी कि CIF। CIF बोल लो या एक्सेसिबल वैल्यू बोल लो, इसको एक ही नाम से बोला जाता है, दोनों ही सेम है। आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ फ्राइटेंड। CIF यानी कॉस्ट ऑफ फ्राइटेंड। फ्राइट मतलब कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचा रहे हो ना, गुड्स भेज रहे हो, तो उस पर लगने वाला भाड़ा, उस पर लगने वाला किराया, वो जो रिक्शा लेके जा रहा है, जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, उस पर जो किराया चार्ज हो रहा है, फ्राइट, ठीक है। तो वो फ्राइट ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इसको बोला जाता है नॉर्मल तरीके से। तो ये ऐड होंगे FOB के बाद। कह रहा है उसके बाद एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो ऐड होगी। अगर एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं है, देखो ट्रांसपोर्टेशन पर एक्चुअल कॉस्ट चार्ज होती है जो कि हर एक किसी वेंडर की या सप्लायर की अलग अलग होती है। कोई मान लो 10% ले रहा है, कोई 20%, कोई 30%। इन केस अगर कोई भी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट नहीं गिवन है, कोई भी कॉस्ट नहीं दे रखी, उस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से एग्ज्यूम करोगे कि 20% जो है FOB है, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड है 20%। तो 20% की कॉस्ट मानकर ट्रांसपोर्टेशन की उसमें ऐड कर देनी है FOB की। तो जो भी आपका इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा ना, इस चारों को कैलकुलेट करने के बाद जो FOB की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का 20% आपको एक्चुअल कॉस्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर इंश्योरेंस के भी पैसे ऐड करने हैं। देखो इंश्योरेंस का रेट दिया हुआ है यहाँ पर 1.25%। कितना, 1.25%। कब, कह रहा है इफ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है इंश्योरेंस रेट, वैसे हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, अगर गिवन है तो ठीक है, मान लो 3%, 4% जो भी गिवन है वो लगा दिया। अगर नहीं है इन केस गिवन तो आप लगाओगे अपनी तरफ से 1.25%। कौन सा रेट है ये, इंश्योरेंस रेट है। कह रहा है इसको एक्सेबल वैल्यू भी बोला जाता है। देखो इसको आपने कैलकुलेट करा तो आपका FOB निकल गया, ठीक है।
अब आपने इनको कैलकुलेट करा तो आपको क्या निकल गया, एक्सेसिबल वैल्यू CIF, यानी कि आपका CIF कॉस्ट ऑफ फ्राइट जो है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद कौन कौन सी चीजें जोड़ने के बाद आया CIF, तो पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जो भी आपका लग रहा है एक्चुअल 20% का। उसके बाद मैंने बोला इंश्योरेंस के 1.25% आप चार्ज करोगे। इसके दोनों के कैलकुलेशन के बाद आपका CIF यानी कि एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं अगला और क्या ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, सॉरी लैंडिंग है लोडिंग, कॉस्ट ऑफ लोडिंग। अगर आप माल को लोड करवा रहे हो उस पर जो आपका किराया लग रहा है, खर्चा लग रहा है, वो आप ऐड करोगे। कॉस्ट ऑफ लोडिंग है या अनलोडिंग है, अनलोडिंग का भी कॉस्ट ऐड होगा, क्योंकि अनलोडिंग यानी कि सामान उतरवाना, शिपिंग से उतरवाना मशीन से, ठीक है। तो वो और कह रहा है हैंडलिंग चार्जेस भी ऐड होंगे। हैंडलिंग चार्जेस काफी केसेस में बच्चों को बताया जाता है हैंडलिंग चार्जेस ऐड नहीं होते, बट हैंडलिंग चार्जेस ऐड होता है। उसका रेट ऑफ हैंडलिंग चार्ज है 1% का। तो अभी लिखा है हैंडलिंग का 1% रेट है CIF के बाद। CIF कैलकुलेट हो जाएगा तो इसका 1% हैंडलिंग चार्जेस जाता है। इफ एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट गिवन, अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट CIF की या हैंडलिंग चार्जेस की गिवन नहीं है तो एग्ज्यूम करके चलना कि 1% का हैंडलिंग चार्ज आपको लगाना है। क्लियर है। इसके बाद आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल के लिए। अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा वैल्यूएशन व्हेन कंडीशंस ऑफ 3(2) सेक्शन 3(2) आर नॉट सेटिस्फाइड। देखो सेक्शन नंबर 3 और सब सेक्शन 2 अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती, मान लो आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि आपका गुड जो है हमको समझ नहीं आ रहा, हम इसको परमिशन नहीं देंगे, हम परमिट नहीं देंगे, एक्सेस नहीं देंगे कि एक जगह से आप दूसरी जगह लेके जाओ। पहले आप हमको सेटिस्फाई करो, आप बताओ कि ये गुड्स है क्या, हमें समझे में आएगा तब हम उसको आगे परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे सेक्शंस का यूज करना पड़ेगा। उन सेक्शंस की मदद से आप गवर्नमेंट को, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है जो गुड्स चेक करता है, उनको आप समझाओगे कि आप उनको सेटिस्फाई अगर कर पाए तो वो आपको परमिशन दे देंगे कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब वो समझाने के लिए आपको कुछ अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे ABCDE, ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो आप प्रॉपर ऑफिसर को जस्टिफाई करोगे कि आपका गुड्स कोई भी मिसगाइड नहीं कर रहा, कोई भी मिसलीड नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा फेक गुड नहीं है, फ्रॉड स्कैम नहीं है। तो जब आप उसको जस्टिफाई कर दोगे, अगर उनको आपके गुड्स पर कोई शंका नहीं होगी, उनको लगेगा कि आपका गुड्स बेस्ट है, बेटर है, कोई भी चीज इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको परमिट करेंगे। अदरवाइज वो फिर आपसे रीजन पूछेंगे कि आप क्यों चाहते हो इसको ले जाना। तो आपको इन रूल्स की हेल्प से उसको समझाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। जब वो ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा तब उसके बाद आप उसको ले जा सकते हो। तो पहला रूल क्या कहता है, कह रहा है कि एन आइडेंटिकल गुड्स होने चाहिए। ये रूल नंबर 2 में लिखा गया है, तो मैंने लिख दिया है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो अगर मान लो प्रॉपर ऑफिसर आपके सिर्फ पहले रूल को बताने से ही सेटिस्फाइड हो गया तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो मान लो पहले रूल से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपको दूसरा रूल देना पड़ेगा। दूसरे रूल को बताने के बाद भी, दूसरी कंडीशन लगाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा आपकी बताई हुई स्टेटमेंट से, तब आपका गुड परमिट नहीं होगा और उसके बाद आपको रूल नंबर 3 यूज करना पड़ेगा। इसके बाद भी नहीं सेटिस्फाइड होता प्रॉपर ऑफिसर तो आपको रूल नंबर 4 देना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं होता तो रूल नंबर 5 देना पड़ेगा। ये लास्ट रूल है। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो क्या करेंगे, तो फिर आपको नॉर्मल जनरल प्रोविजन जो इंडिया में उस गुड्स को लेकर बनाया है वही रूल उस पे लगा देंगे जो सबके लिए सेम होता है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं सेम बैठ रही, नहीं सेटिस्फाई कर पा रही प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है, अगर कोई सी सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लाइन से एक एक करके सारी ट्राई तो करेंगे। होता है ना कि अगर मान लो आप फंस गए तो हर एक दाव पेच साम दाम दंड भेद अपना लगाते हैं ताकि वो मान जाए कोई, है ना। नहीं मानता तो लास्ट ऑप्शन तो होता ही एक। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई करने का अपने गुड्स से रिलेटेड आइडेंटिकल गुड्स। ये रूल नंबर 2 के अंदर लिखा गया है कि आपने अगर जो भी गुड्स इंपोर्ट करा है वो सेम होता है दूसरी कंट्री के गुड्स से, और ये बिल्कुल सेम होता है, इसका कलर सेम, साइज सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होता इसमें, बट एक माइनर सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो ये आइडेंटिकल गुड्स है। कह रहा है कि इसकी सारी चीजें सेम होती हैं, इसको आइडेंटिकल सेम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, आप ऐसा समझो एक आईफोन है मैंने खरीदा और एक आईफोन है मेरे भाई ने खरीदा। दोनों आईफोन है और दोनों ही सेम कंपनी के, यानी कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, आईफोन मतलब एप्पल के हैं, तो दोनों आइडेंटिकल सेम हो गए। अब उनके मॉडल अलग है क्योंकि माइनर चेंजेस बोला है ना कि इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। माइनर चेंजेस यानी कि मेरा जो वेरिएंट है वो सेम है मेरे भाई वाले से, बट मेरा जो फोन का कलर है वो मान लो ब्लैक है, उसका ग्रीन शेड में है या क्रीम कलर की शेड में या व्हाइट कलर की शेड में है, तो कलर यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है।
तो कह रहा है कि आपके ऐसे गुड्स होते हैं आइडेंटिकल गुड्स जो हमेशा इंपोर्ट करते टाइम सेम रहते हैं और इनके कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं बस। कह रहा है इफ डू नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स, और वो जो माइनर डिफरेंस होते हैं ना वो गुड्स की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते, समझ आई, गुड्स की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते माइनर डिफरेंसेस। जैसे कि मान लो मैंने आईफोन का 13 मॉडल खरीदा, मेरे भाई ने भी आईफोन का 13 मॉडल खरीदा जो कि सो कॉल्ड छपरी वाला मॉडल है, हमने वो मॉडल खरीद लिया क्योंकि अच्छा लगता है। अब वो मॉडल लेने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो कलर है वो है ग्रे और भाई का कलर है व्हाइट, तो अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया कलर की वजह से। ऐसा नहीं है कि मेरे को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, अगर मेरे को प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा तो मैं सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड ही नहीं होगा कि कलर की वजह से कौन ज्यादा पैसा पे करता है, नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा अगर ये स्टेटमेंट देते हो तो। कह रहा है दिस कैन बी प्रोड्यूस बाय सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन। कह रहा है ये गुड्स सेम पर्सन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट पर्सन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, बट गुड्स जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो ये वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, कह रहा है मेरे को और कोई रीजन बता भाई, तेरे गुड्स को मैं क्यों आगे भेजूं, और कोई रीजन बता। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप सिमिलर गुड्स का रीजन दे सकते हो, जो कि रूल नंबर 2 में आता है, ये भी रूल नंबर 2 में लिखा गया है। सिमिलर गुड्स क्या होते हैं, जो आइडेंटिकल सेम नहीं होते बट वैसे सिमिलर होते हैं। जैसे कि अभी फोन का एग्जांपल मैंने लिया था आईफोन वाला, अब दूसरा एग्जांपल ले लो, एक आईफोन मैंने खरीदा है 13 और मेरे भाई ने खरीदा है सैमसंग का मोबाइल, कौन सा, सैमसंग का S25 अल्ट्रा 5G। अब देखो मैंने आईफोन लिया है, भाई ने सैमसंग लिया है, तो यहाँ पर क्या है, हम दोनों ने फोन लिया है, सिमिलैरिटी तो है, दोनों ने क्या ही लिया है, फोन लिया है, बट अनसिमिलैरिटी क्या है कि मेरा आइडेंटिकल सेम नहीं है, सेम सेम है बट सेम बट डिफरेंट कैसे कि मेरा आइडेंटिटी सेम नहीं है, मेरा आईफोन है उसका सैमसंग है, कंपनी सेम नहीं है ना, आईफोन और सैमसंग अलग अलग कंपनी है। तो यहाँ पर हमने लिया तो फोन ही है, दोनों का फोन है, कैमरा दोनों में है और गेम्स दोनों में खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हो, आप कॉलिंग कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, सिमिलैरिटीज है बट आइडेंटिटी जो होती है वो सेम नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिमिलर गुड्स, जो सिमिलर है बट आइडेंटिकल सिमिलर नहीं है। कह रहा है कि इट इंपोर्ट गुड्स दैट आर नॉट अलाइक, कह रहा है नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, कह रहा है हर रिस्पेक्ट में सेम नहीं हो सकते, एक दो छोड़कर, ठीक है। कह रहा है हैव लाइक कंपोनेंट मटेरियल या कैरेक्टरिस्टिक्स हैव सेम, कह रहा है उसके कंपोनेंट सेम हो सकते हैं, यानी कि फोन के अंदर अगर मान लो आपको एक जैक दे रखा है, पिन जैक दे रखा है, वो भाई के फोन में भी है, मेरे फोन में ब्लूटूथ दे रखा है गाने सुनने के लिए, वो भाई के फोन में भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसकी फंक्शंस हो गई, फंक्शंस यानी कि मेरे में जितने एप्लीकेशन है वो भाई के में भी आ सकते हैं, तो एप्लीकेशन वगैरह सेम हो गया। स्क्रीन मेरे में 90 हर्ट्ज की, वो भाई के में भी दे रखी है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की, तो ऐसे सिमिलरिटी है बट कंपनी क्या है वो नहीं है ना सेम, वो तो आईफोन है और वो सैमसंग है, तो यहाँ पर जब सिमिलरिटी नहीं आती आइडेंटिटी वाइज, तो इसको बोलते हैं सिमिलर गुड्स, ठीक है। अगर मान लो इससे भी आपका प्रोफेसर यानी कि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता तो आप तीसरी सिचुएशन लगाओगे, यानी कि डिडक्टेड वैल्यू लगाओगे। डिडक्टेड वैल्यू क्या होता है, इसके अंदर जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंडिया में बेची जा रही है एक सेम टाइम पर जो चीजें बेची जा रही है एग्रीगेट क्वांटिटी में, इसमें ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी के अंदर जो चीजें बेची जा रही है उन पर कुछ टैक्स वगैरह चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद हम उसको एक जगह से दूसरी जगह सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट क्वांटिटी का मतलब आप ऐसे समझो कि आप मान लो क्वांटिटी की बात करेंगे नहीं, एग्रीगेट क्वांटिटी मेरे को समझाना है, तो उसके लिए यहाँ पे जगह देख रहा हूँ मैं, पहले मिल नहीं रही भाई, सुनो यहाँ बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा बिठो देते हैं, आप आपने उतार लिया होगा, ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी और यहाँ पे है प्राइस। मान लो किसी चीज की 1000 क्वांटिटी मेरे को 150 रुपीज में मिल रही है और किसी चीज की 1500 क्वांटिटी जो है मेरे को 250 रुपए में मिल रही है, और यहीं पर किसी चीज की 2500 क्वांटिटी मेरे को 350 रुपए में मिल रही है, ठीक है। कोई प्राइस, कोई चीज है, कोई भी ऐसी XYZ चीज मान लो, उसकी क्वांटिटी मेरे को मिल रही है 1000 क्वांटिटी 150 रुपए में, 1500 क्वांटिटी 250 रुपए में और 2500 क्वांटिटी 350 रुपए में। अब मेरा ये रूल क्या कहता है, डिडक्टिव रूल, डिडक्टिव वैल्यू क्या कहता है कि हम ना सिर्फ उन चीजों पर टैक्स लगाएंगे जिसकी क्वांटिटी इंक्रीमेंट होगी। तो क्वांटिटी ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, 2500 वाली की, मतलब प्राइस क्या है 350। तो इसकी क्वांटिटी देखा मैंने, सिर्फ क्या देखा मैंने, क्वांटिटी देखी है, क्वांटिटी अगर इसकी ज्यादा है तो यहाँ पर डिडक्टिव वैल्यू कहता है कि इस क्वांटिटी पर आपके सारे चार्जेस लगेंगे, टैक्स वगैरह आपको इस क्वांटिटी पर पे करना पड़ेगा डिडक्टिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये रूल भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो इसके अंदर डिडक्टिव वैल्यू आफ्टर डिडक्शन
मतलब कि डिडक्शन के बाद क्या क्या डिडक्शन होगा इसमें, तो इसके अंदर लिखा है कमीशन पेड, अगर कोई भी तरीके का कमीशन है जो कि पे करा गया है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है जनरल एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का खर्चा ऐड होगा। उसके साथ साथ लिखा है कोई भी इंश्योरेंस है वो ऐड हो जाएगा, कोई भी कस्टम ड्यूटी या अदर एक्सपेंसेस या अदर टैक्सेस है वो भी इसके अंदर ऐड होंगे डिडक्टिव वैल्यू के अंदर। समझ आया। अगला पॉइंट आता है कॉम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है। कॉम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है, पहले मैं इसको मिटा दूं, ये आपको समझाने के लिए था। इसमें मैं लिख देता हूं कि ये फिर से रूल नंबर है 10 का पार्ट 2, 10 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स शुड नॉट बी कॉम्पिटिटिव वैल्यू। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आती गुड्स की, या फिर कोई भी केस नहीं बैठ रहा, प्रॉपर ऑफिसर नहीं मान रहा, तो आपको कॉम्पिटिटिव वैल्यू लगाना है। तो इसमें क्या लिखा है कि उस पर लगने वाली कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन आपको बतानी है कि कॉस्ट ऑफ फैब्रिक क्या आई है, ठीक है, किसी भी गुड्स की मटेरियल कॉस्ट, उसको बनाने पे क्या खर्चा आया है। कह रहे हैं एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसको प्रोसेस करने में जो कॉस्ट लगी है वो, और प्रोड्यूसिंग गुड कॉस्ट जो होगी वो, हम सारी कॉस्ट को ऐड करके तब उसको खर्चा बताएंगे, वो वैल्यू कहलाएगी कंप्यूट वैल्यू। इस वैल्यू में और भी चीजें एक्सपेंस वगैरह, जनरल एक्सपेंस जो हुआ है, कॉस्ट जो आई है अदर एक्सपेंस रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि रूल नंबर 2 है ये रहा, इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी खर्चा लगा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस या कोई भी गुड्स कॉस्ट ऑफ फ्राइट या ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये भी ऐड हो जाएगा। हैंडलिंग चार्जेस है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस है वो भी ऐड हो जाएंगे कंप्लीट वैल्यू को बताने के लिए, ठीक है। अगर मान लो इन केस में कोई भी शामिल नहीं हो रहा, किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा आपका ऑफिसर जो है, अब आप लास्ट रूल पे आ जाओ, ये तो शामिल हो ही जाएगा, इससे तो मान ही जाएगा। ये रूल क्या कहता है, रेजिडुअल मेथड है। कह रहा है कि इस मेथड में कोई भी गुड्स अगर ऊपर वाली जितनी भी अबव रूल्स हैं उसमें से डिटरमाइन नहीं हो पाती, नहीं पता चलता कि ऊपर वाली रूल्स में से कौन सी रूल्स लगेगी आपके गुड्स के केस में, इंपोर्टेड गुड्स के केस में, तब आपको क्या करना है, द कंसिस्ट जर्नल प्रोविजंस और रूल्स बेस्ड ऑन डेटा इन इंडियन अवेलेबल। कह रहा है इंडिया के अंदर ना हर चीज के रूल्स बनाए गए हैं, तो आपकी जो गुड्स है उसको लेकर जो रूल्स या प्रोविजंस इंडिया में बनाए गए जो अवेलेबल है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग, उन जनरल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपकी गुड्स पर वो टैक्सेस वगैरह चार्ज कर देंगे, जिससे कि वो मान भी जाएगा प्रॉपर ऑफिसर और आपको आगे सेटिस्फाई मिल जाएगा, आप जा सकते हो, आप अपना गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इजिली। तो ये था रेजिडुअल मेथड, लास्ट मेथड, ठीक है। तो इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है जीएसटी का यहीं पर। हाँ, इससे थोड़े से न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभार, बस इसको आपको नॉर्मली याद रखना है। क्या याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल सा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको ये सब चीजें लिख के देगा, जैसे कि सेलर कमीशन लिख देगा, पैकेजिंग दे देगा, रॉयल्टी दे देगा, ड्राइंग फीस दे देगा, फ्राइट के चार्जेस दे देगा, ये दे देगा, ये सब वैल्यू लिख के दे देगा आपको। अब आपको करना क्या है, वो सिर्फ ये बोलेगा कि आप मुझे यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो या कंप्यूट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। तो कंप्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, बहुत आसान है भाई। क्या क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक, अगर कॉस्ट ऑफ फैब्रिक इसमें से कहीं दिया है, क्वेश्चन के अंदर लिख रहा है कॉस्ट ऑफ फैब्रिक, उसको ऐड कर दो। मटेरियल या प्रोसेसिंग कॉस्ट कहीं लिखी आपको दिख जाती है तो वो ऐड कर दो। प्रोसेसिंग गुड्स वगैरह जो है वो ऐड कर दो। जनरल एक्सपेंस अगर कहीं 5-7 हजार के लिखे वो भी ऐड कर दो। उसके बाद आपने अगर रूल नंबर 2 पढ़ा है उसमें जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं, रूल नंबर 2 के एक्सपेंस जो है, जो भी एक्सपेंस है, जैसे ट्रैवलिंग है, ये रहा आपका इंश्योरेंस का है 1%, 1.25%, तो जो भी आपको गिवन है वो ऐड कर दो। बस उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका कंपटीशन वैल्यू होगा। डिडक्टेड वैल्यू निकालनी है तो वो भी ऐसी है, डिडक्टेड वैल्यू के लिए ये सारी चीजें ऐड करनी है। तो भाई हर चीज कहने का मतलब है क्वेश्चन में गिवन होगी, बिल्कुल आसान है, बस इसमें से देखते जाओ, जो जो मिलता जाए उसको ऐड करते जाओ, क्वेश्चन खत्म। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 17, यानी कि जीएसटी एंड कस्टम लॉ का अपना लास्ट चैप्टर आज। और आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म। हर्ष, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है आप लोगों को, पूरी बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है और डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 17 के 17 चैप्टर्स पढ़े हैं, एक 1.5 घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की भी है, तो जाके सारे लेक्चर्स को वॉच कर लेना। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब अगली वीडियो नेक्स्ट कोई सीरीज पर लाएंगे, कमेंट में बताओ कौन सी सीरीज पर अगली वीडियो बनाई जाए, जिसपे ज्यादा वोट आएंगे, मैंने एक तो कम्युनिटी में पोस्ट करा है, ज्यादा वोट जिस पे आएंगे उसकी नेक्स्ट सीरीज को लाया जाएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो इस नंबर पे जाके आप पता कर सकते हो कि नोट्स के बन चुके हैं, नोट्स है रेडी। अगर आपको लेना है नोट्स के लिए मैसेज करो व्हाट्सएप पे, 150 रुपीज प्राइस है, पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को ले सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। मजा आ गया, कॉस्ट आपकी जीएसटी पूरी खत्म हो गई है, अब तो रिलैक्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब आप इसको उतारो आराम से।